थैंक यू वेरी मच दीप सिंह। आज हमारा वर्ग मुझे लगता है कि 35वां हमारा क्लास है जो हम आज इकट्ठा हुए हैं। और जैसे कि बताया कि आज हम एक विशेष मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि जैसे कल हमने जो बातें मैंने बताने का प्रयास किया था कि हम माइंडफुलनेस प्रशिक्षक होने के लिए अ, क्या हमारी इच्छा क्यों बनना चाहते हैं, और साथ साथ में हमने ये भी देखा था कि जो ये 5 चक्षु जो है हमारी पूरी एक विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को दर्शाता है कि हम कहाँ से कहाँ तक जाने के लिए अलग-अलग स्तर पे हमारी जो चक्षु है, चक्षु का मतलब है देखना, और देखने का मतलब है परिवर्तित करना, रूपांतरित करना। जैसे कि अगर हम हमारा चेहरा आईने के सामने देखते हैं तो हम रुक नहीं जाते। देखने का मतलब दूसरा ही उसके साथ कार्य शुरू होता है कि हम अपने चेहरे को साफ करने लगते हैं। इसलिए तो हम देखते हैं इसलिए तो देखने का भी अर्थ है, इसलिए आँखों का भी कार्य है। जिसको आँखें नहीं है तो शायद उसके लिए दिक्कत हो जाए। जिसके पास में आईना नहीं हो तो शायद उसको पता नहीं चले कि उसका चेहरा कितना बदसूरत है, कहाँ पे उसको साफ करना है। तो देखने का मतलब ये नहीं होता है कि देखना, देखने का मतलब है उस विषय के साथ में एकरूप हो जाना या कृतिशील हो जाना। तो चक्षु एक प्रकार का दर्शन है, एक प्रकार का अनुभव है जिसमें बीच में कुछ भी नहीं रहता है। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, उसमें बीच में कुछ भी नहीं है। दिखाने के लिए कोई हमें मोटिवेट नहीं कर रहा है कि भाई तुम उसको देख रहे हो, उसको देख रहे हो। आपकी आंखें खुल जाती है और सामने जो दिखता है वो दिख ही जाता है। देखने का मतलब क्या है? डायरेक्ट रियलाइजेशन। भले इन आँखों से हमें किसी वस्तु का एक ही भाग दिखाई देता है, उसका भीतर का, उसके पीछे साइड का, नीचे का हम पूरा दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी जितना दिखता है वो डायरेक्ट दिखाई देता है। लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है, वो ज्ञान पर्याप्त नहीं है जो हम मानवीय चक्षु को लेके जो हमने बात की थी, तो उतना पर्याप्त नहीं है। तो हमें ध्यान के माध्यम से या शिक्षा के माध्यम से हम अपने उस चर्म चक्षु की जो लिमिट है, जो इस पेन को देखता है और पड़ा वाला इंसान इसको देखता है, तो ये जानता है कि पेन कैसे चलता है, बनता है, वो सब जान लेता है, जिसके पास में शिक्षा आ जाती है। या इसको अगर ध्यान से हम देखते हैं तो इसकी हर एक चीज़ के तरफ हमारा दर्शन देखने का बदलने लगता है कि इसको टोकर भी है, इसको अंदर रिफिल भी है, इसको ये भी है, ये भी है, ये इसको लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सब चीज़ें हमें पता चलने लगती है। उसका जो संपूर्ण दर्शन की तरफ हम अग्रसर होने लगते हैं जैसे जैसे हम ध्यान में आते हैं। ध्यान का जो चक्षु जैसा हमारा खुलता है तो हम उसकी और सत्यता की गहराई पे जाते हैं। हाँ, उसी सत्यता की गहराई को और थोड़ा हम आगे बढ़ा के जैसे प्रज्ञा से चीज़ों को देखते हैं। हाँ, तो प्रज्ञा चक्षु खुलने लगते हैं। उसी प्रज्ञा से जब हम उस सत्य के अनुभव को न पकड़ते हुए सिर्फ अनुभव लेते हैं, और फिर से हम उस अनुभव से जो हमें अनासक्ति का जो अनुभव हुआ है, उस अनासक्ति की अनुभव से फिर से हम संसार में या लोगों के बीच में हम करुणा से वापस आ जाते हैं। हम वहाँ तक गए, अनुभव लिया, लेकिन वहीं पे हम रुके नहीं। हाँ, बल्कि दूसरे लोगों का भी हमें स्मरण हुआ कि बाकी लोग भी बहुत दुखी है, क्यों ना मैं उन दुखों को दूर करने के लिए मुझे थोड़ा कार्य करना है। और यही प्रशिक्षक है। प्रशिक्षक का मतलब ये है कि हमें औरों को शिक्षित करने के लिए अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से संपन्न होना है। हुँ? जितना हम संपन्न होंगे, जितना हम सक्षम होंगे, उसी सक्षमता के साथ में हम लोगों को अच्छी तरह से मदद कर पाएंगे। तो एक प्रकार से हमारे पूरे इस कोर्स में जो 5 चक्षु जो है ये हमारे विकास की प्रक्रिया है, और हमारे आध्यात्मिक जीवन को देखने का भी एक हमारा नज़रिया है कि हम कहाँ से कहाँ पे जाते हैं। जब आँखों से देखते हैं तो हम कहाँ से कहाँ जाते हैं।
जब हम ध्यान से या दिव्य चक्षु से देखते हैं तो हम कहाँ से कहाँ अपने अलौकिक जीवन को देख पाते हैं। जब हम अपने आप को प्रज्ञा चक्षु से देखते हैं तो कहाँ से कहाँ मैं देख पाता हूँ। भली मेरी ये आँखें इसकी अनित्यता न देख सके, लेकिन मेरी प्रज्ञा की आँखें इसको अनित्यता के तौर पे देख रही है, या उसको देखने का मेरा मन, उसको मैं तैयार कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ, देख पा रहा हूँ कि ये चीज़ कैसे बदल रही है। आँखों से दिखाई नहीं देगा, हर चीज़ का बदलाव आँखों से दिखाई नहीं देगा, हाँ, लेकिन आपके प्रज्ञा के चक्षु को ज़रूर दिखाई देगा, और उससे आपको एक नई जो सोच है या एक नया पहलू जो है जीवन का, हाँ, जो आपको दुख से एक मुक्ति का अनुभव दिलाएगा, बंधन से मुक्त होने का एहसास दिलाएगा। हाँ, तो वो एहसास, वो जो अनुभव जो है, वो हमारे ही प्रज्ञा से उत्पन्न हुआ अनुभव है। और जिस प्रकार से हम माइंडफुलनेस को साथ में लेके, हाँ, जैसे कि इस बात से हम पूरी तरह से परिचित है कि माइंडफुलनेस कोई एक सामान्य शब्द नहीं है। माइंडफुलनेस क्या है? ये बुद्ध होने की प्रक्रिया है। शुरुआत सर भले, ये यस, जो आवाज आ रही है बराबर? हाँ सर, ठीक। ये एक कहते थे ना कि मन की आंखों से देखना, तो मन के जो चक्षु हैं वो इसमें 5 जो आपने बताए, फिजिकली, हेवनली, विजिडम, धर्मा एंड बुद्ध, इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं? दिव्य चक्षु में या हाँ विजिडम? हाँ हाँ, दिव्य चक्षु में ही मन चक्षु आता है। हाँ जो मन चक्षु जो है, ठीक। हाँ, जब मन को हम ध्यान के माध्यम से मन को जब देखते हैं तो उसको आप मन चक्षु कह सकते हैं, दिव्य चक्षु कह सकते हैं, ध्यान चक्षु भी कह सकते हैं। ठीक है ना? ठीक हाँ ठीक हाँ ठीक है। हाँ, तो उस प्रकार से जब हम अपनी अवस्था को या किसी चीज को हम देखते हैं, तो क्योंकि मन दूर का देख सकता है, लेकिन कब देख सकता है? कि जब उसमें वो ध्यान की पावर आप उसमें डालते हो। नहीं तो मन कहाँ देखता है? आसपास में ही देखता है। जो आंखों ने देखा है वही मन देखता है। जो आपकी आंखों ने देखा है, मन उतना ही देखना चाहता है, उससे और गहरा देखना नहीं चाहता है। क्योंकि अगर उससे अगर गहरा देखेगा तो उससे आसक्ति से दूर होना पड़ेगा ना, उसके आंखों से देखी हुई आसक्ति से दूर होना पड़ेगा, वो दूर होना नहीं चाहता है। हाँ, लेकिन ध्यान से जब हम देखते हैं, ध्यान करते हैं, तब हमें दोनों चीज़ें जैसे कि है वैसे ही देखने की तरफ हमारा नज़रिया बदलने लगता है, हमें चीज़ों को देखना आने लगता है, मन को एकाग्र करना आने लगता है, और उसी से जो मन की जो और सूक्ष्मता जो है, जो अंधेरे में छुपी हुई थी या भटकी हुई थी या अशुद्ध थी, वो दिखने लगती है। हाँ, तो उसी को हम दिव्य दृष्टि या ध्यान चक्षु कह सकते हैं, जो हमारे ध्यान के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जैसा हम आपसे बात करना चाहते हैं कि जो माइंडफुलनेस या सजगता जागृति जो है, ये शुरुआत से ही बदलते 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 विकसित होते होते वो एक उच्च अवस्था तक जाती है, जिसे हम निर्वाण या बुद्धत्व कहते हैं। तो माइंडफुलनेस का पूरा जो संदर्भ जो है, जागरूक या सजग होने का पूरा जो संदर्भ जो है, इन्हीं 5 चक्षु के आधार पे हम उसको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से देख सकते हैं। कभी कभी हम संभ्रमित हो जाते हैं कि सही में ऐसा है क्या, ऐसा होता है क्या? हाँ, लेकिन क्यों हमें ऐसा लगता है? क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है कि किससे क्या चीज़ देखे। जैसे आँखों से दिखता है, ये हमें पता है, इसलिए आँखों से देखने से हमें तुरंत ज्ञान बोध हो जाता है। किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अभी कलर है, हरा कलर है तो आपकी आँख देख लेती है, जान लेती है कि भाई हरा है, ये नीला है, ये पीला है। उसमें किसी को आपको बीच में कोई रेफरेंस देखे आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी आंखों को देख लिया मतलब आपके उस चक्षु विज्ञान से जो आपने बोध कर लिया, वो उसका आपको बोध हो जाता है। और इसलिए जो चक्षु का जहाँ जहाँ पे भी उसका अस्तित्व है हमारे पूरे व्यक्तित्व में या हमारे पूरी चेतना में, तो वो हमारे पूरी तरह से एक प्रकार की मन की या सजगता की विभिन्न अवस्था को हम प्राप्त करते हुए या उसका
अनुसरण करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इसके ऊपर मैं ध्यान भी कराने वाला हूँ। कल इसी के ऊपर हम ध्यान करेंगे कि 5 चक्षु को कैसे हम देखें और कैसे उसको अनुभव करें और उसका जो एक एहसास जो है उसको हम लेने का प्रयास करेंगे, ताकि हमें पूरी तरह से ये जो पांचों चक्षु का एक संपूर्ण दर्शन जो है वो हमारे जीवन में हमें महसूस होते रहेगा कि किस प्रकार से कहाँ पे कौन सा चक्षु कार्य कर रहा है और हमने किस प्रकार से वस्तुओं को देखना चाहिए। तो आज जो मतलब कल के विषय के अनुसार ही हम थोड़ा आगे स्टेप हम बढ़ रहे हैं। हाँ, कि जैसे हमने कल देखा कि मैं माइंडफुलनेस प्रशिक्षक क्यों बनना चाहता हूँ, या इस माइंडफुलनेस जो जागृति है या सजगता है इसका मैं प्रचार प्रसार क्यों करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे पहलू को हमने देखा था कि आपकी व्यक्तिगत जो सुख शांति है, या आपका व्यक्तिगत जो शारीरिक लाभ है, या आपके परिवार का जो लाभ है, या आपको ज्ञान को प्राप्त करना है। पहले के 3 लाभ जो हमारे बहुत ही सांसारिक और व्यवहारिक लाभ है, जो हमें सभी मनुष्य को उसकी ज़रूरत है। और बुद्ध भी इसलिए कहते हैं कि आरोग्य परम लाभ, हाँ, संतुष्टि परम धन, हाँ, समाधान परम धन। तो हमारी जो आरोग्यता जो है, शरीर की हो, मन की हो या परिवार की हो, ये सबसे बड़ा हमारे लिए लाभ है। अगर वो लाभ अगर नहीं मिलता है तो शायद हम निर्वाण की तरफ भी नहीं जा सकते, क्योंकि निर्वाण की तरफ जाने के लिए हमारी जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक परिस्थिति को संतुलित रखना या सक्षम बनाना, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है अगर हम निर्वाण के उस अवस्था के तरफ जाना चाहते हैं। और इसलिए ध्यान के माध्यम से, जागृति के माध्यम से हमें लाभ को हमें देखना है, हाँ? और उसकी जो अनुभूति जो है वो हमें लेना है। लेकिन उसे हमें उसी तक सीमित नहीं रखना है, इतनी ज़रूर जागृति रखनी है। ध्यान सिर्फ सांसारिक और पारिवारिक लाभ के लिए नहीं है, लेकिन लाभ ज़रूर है। वो लाभ से ही हम दूसरे लाभ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, कि जिसे हमें सत्य का प्रज्ञा चक्षु को प्राप्त करना है। ये हमारा एक सर्वोत्तम लाभ है। और उससे भी हमें करुणा चित्त का या बोधि चित्त का उत्पाद करना है, या बोधि चित्त को हमें प्राप्त करना है, कि जितनी हमारी अनासक्ति होगी उसी अनासक्ति के आधार पर हमारी करुणा का भी विकास करना है। तो प्रज्ञा और करुणा का जो तालमेल जो है बौद्ध धर्म में बहुत ही एक ऊंचाई का जो स्तर जो है उसका अनुभव करने जैसा है। अभी ऊंचाई का स्तर का मतलब कभी कभी ऐसा हम लगा सकते हैं कि इसके लिए तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, कब कैसे मेरे जीवन में ऐसी अवस्था आएगी जहाँ पे मैं इस ऊंचाई को प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन ऊंचाई का अर्थ यह है कि वर्तमान में ही आपको अनुभव होना, और वर्तमान ज़्यादा ऊंचा नहीं है। आसमान ऊंचा दिखाई देता है, हाँ, लेकिन वर्तमान ऊंचा नहीं है। वर्तमान बस आपके पास में है, जहाँ पे आप हो, और जहाँ पे आप होने से जो आप देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं, ध्यान की आंखों से देख रहे हैं, प्रज्ञा की आंखों से देख रहे हैं, बस देखते देखते ही हमारी जो आसक्ति का रूपांतरण करुणा में हो जाता है। किसी को आप अनित्य के तौर पे अपने आप को जब देखते हैं, तो वही दुख आपके आसपास के लोगों को देखते हुए करुणा में परिवर्तित हो जाता है। तो बस तो यही पे है। हो सकता है कि उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी होगी, लेकिन शुरुआत तो यही से होनी है। तो शुरुआत अगर यही से होनी है तो ये चीज़ हमें यही से शुरू करनी पड़ेगी कि हमारी जितनी अभी क्षमता है, या जितना हमारे पास ज्ञान है, समय है, या हमारी जो मर्यादा है, क्योंकि मर्यादा इसलिए है क्योंकि हम पारिवारिक व्यक्ति हैं, जॉब करने वाले हैं, हमारा एक जगह पे ही रहना हमें ज़्यादा अनुकूल रहता है, हम ज़्यादा अलग जगह पे जा नहीं सकते। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से वो सीमाएं तोड़ दी गई है ना। हाँ, ऑनलाइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप किसी से भी किसी भी समय में किसी भी जगह पे मिल सकते हैं, वो भी कम पैसे में और कम समय में।
उसमें भी पैसा लगता है, समय भी लगता है, लेकिन बहुत ही कम से कम। जो बाकी अन्य समय में अन्य जगह पे अगर हम मिलते हैं तो काफ़ी पैसा, काफ़ी समय की हमें ज़रूरत हो सकती है। तो इसका लाभ हमें स्वयं के लिए भी लेना है और औरों को भी इसका लाभ देने के लिए हमें प्रयास करना है। और ये पूरी तरह से ये सांसारिक लाभ है। लेकिन सांसारिक लाभ संसार में फंसने के लिए नहीं है, संसार से ऊपर उठने के लिए है। और इसकी जागृति ही हमें प्रज्ञा चक्षु से प्राप्त होती है। जैसे जैसे प्रज्ञा चक्षु खुलता है, वैसे वैसे हमें संसारिक लाभों का भी हमें लाभ लेकर भी उससे ऊपर उठने की प्रक्रिया हमारी निरंतर चलती रहती है। और इसलिए एक इस कोर्स से हमें सांसारिक लाभ के साथ में जो आध्यात्मिक लाभ के साथ में हमें लोगों को भी लाभान्वित करना है। हम अपने खुद के लाभ से ही संतुष्ट ना हो कि यार मेरा ध्यान अच्छा हो रहा है, मैं ही ध्यान करूं, या कोई अगर आता है तो मैं उतना ही मर्यादित रहूं। तो वो कहीं ना कहीं एक संतुष्टि का भाव है कि जो हम अपने उस लाभ को मर्यादित कर रहे हैं। तो मर्यादित नहीं करना ही एक प्रकार से आपके स्किल को, आपके अनुभव को लोगों के बीच में लेके जाना है। और वही हमारे पूरे इस कोर्स का ऐसा कह सकते हैं कि जो हमें लाभ हुआ है या हमें जो भी बोध हुआ है, उस बोध का हमें लोगों के लिए खुला करना है। वही एक प्रकार का हमारा धर्म चक्षु है। भले वो हम कितने प्रमाण में करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम करने की कोशिश कर रहे हैं या कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और मुझे उम्मीद है कि इस पूरे 30 या जो भी हमारे 35 आज का क्लास हो रहा है, इसमें हमने कहीं ना कहीं इस बात का एहसास आप लोगों को ज़रूर हुआ है। मुझे तो हुआ है, और इसलिए मैं आपके साथ में निरंतर आपके साथ में बना हूँ, या ये हमारी एकेडमी आप लोगों के साथ में है, क्योंकि उसका अनुभव हमें हो चुका है कि आप लोग इस उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो। लेकिन फिर भी कुछ बातों की जो योग्यता आज हम बात करने वाले हैं, जो आप में है उसको आप देख भी सकते हैं। और उसके ऊपर अगर आपको लग रहा है कि मेरी योग्यता उसमें नहीं है, तो आप प्रश्न करके उसके बारे में स्पष्टता भी ले सकते हैं, ताकि हम जब हम कल मिलेंगे या आने वाले जो भी सत्र में मिलेंगे, तो वहाँ से हमारा एक कोर्स का एक क्या कहते हैं प्रारूप जो है वो पूरी तरह से हमारे पास में, जिसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। अभी तो इसमें ब्लूप्रिंट बन गई है ना, थोड़ा कुछ आपने कागज़ में भी बना दिया होगा, लेकिन वो एक्शन में लाने के लिए है ना, आपकी योग्यता या हम जो चाहते हैं वो आप में है, वो ढूंढना या उस योग्यता के साथ में हम काम करना। यहाँ से हमारी एक नई जर्नी कह सकते हैं, एक प्रकार का अगर हम उस चक्षु से बात करें तो एक प्रकार का हमारा धर्म चक्षु के तरफ हम आगे बढ़ने की तरफ हम प्रयास कर रहे हैं कि क्या हम लोगों को मदद की योग्यता का सामर्थ्य मुझ में है। तो 4 बातें जो मुझे लगती है कि जो आप में है या हो सकती है, होनी चाहिए, या आप भी उसको अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं। तो पहली बात तो हम ये देखते हैं कि योग्यता क्या है। योग्यता किसे कहते हैं, जिसे हम क्वालिफिकेशन कहते हैं। क्वालिफिकेशन 2 प्रकार से होता है कि जो हम लेते हैं क्वालिफिकेशन, 10th 12th ग्रेजुएशन हम क्वालिफिकेशन, जिसे हम एजुकेशन कहते हैं, कि हम लेते हैं। और जब हम किसी जॉब पे जाते हैं या कोई जॉब हम लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपका क्वालिफिकेशन पूछा जाता है। एक तरफ आप लर्निंग से प्राप्त करते हैं, जिसे हम सर्टिफिकेट, डिग्री कहते हैं, और फिर आपको जहाँ पे भी जॉब के लिए आपको बुलाया जाता है, जो कि कार्य करने के लिए आपको बुलाया जाता है और हम वहाँ पे जाते हैं, तब वो एक प्रश्न पूछते हैं कि आप हमारी संस्था के लिए या इस कार्य के लिए आप योग्य है, इसका क्या आपके पास में स्पष्टता है। अगर आपने इंटरव्यू को देखा होगा, सुना होगा, या फिर आपके उसी क्वालिफिकेशन को वो क्यों वो एक्सेप्ट करते हैं जो उनकी ज़रूरत है। तो क्वालिफिकेशन के अंदर 3 बातें मतलब महत्वपूर्ण होती है। पहली बात है कि उस संस्था की या समाज की कुछ समस्या होती है,
ठीक है। अगर समस्या नहीं हो तो आपको क्यों बुलाया जाए भाई? अगर उनका सब कुछ अच्छा चल रहा है तो फिर अपॉइंटमेंट क्यों हो? ठीक है। तो समस्या का उनको एहसास होता है कि कुछ तो भी समस्या है हमारे पास, हाँ, और हमारी ज़रूरत भी है। वो ज़रूरत भी जानते हैं और समस्या को भी जानते हैं, और समस्या के और ज़रूरत के आधार पर वो एक समाधान चाहते हैं। किससे? आने वाले कैंडिडेट के पास से, कि जो उसके पास में स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, ट्रेनिंग है, या जो भी उसकी पात्रता जो है, उससे वो समाधान ढूंढना चाहते हैं उनकी समस्या का और उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। और उस आधार पे वो क्वालिफिकेशन को या योग्यता को डिसाइड करते हैं कि उनको फ्रेश स्टूडेंट चाहिए या कुछ एक्सपीरियंस वाला चाहिए, या फिर इसके साथ में कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, इसके साथ में उसका ये भी होना चाहिए। हाँ, सब चीज़ों को देखा जाता है, और तब जाके आपका जहाँ पे भी ज्वाइनिंग करते हैं, हम सभी जगह पे कहने की हमारा एक्सपीरियंस ज़रूर रहा होगा। हाँ, तो वो योग्यता जो है वहाँ पे जब मैच हो जाती है, वहाँ से फिर हमारी एक नई जर्नी चालू हो जाती है, जिसे हम एम्प्लॉइंग कहते हैं, है ना? या कर्मचारी कहते हैं, या फिर जो भी प्रोफेशनल हम जो काम उस संस्था के साथ में हम करना चाहते हैं, वो शुरुआत होता है। तो योग्यता क्या है? एक प्रकार की लिंक है। किसकी लिंक है? एक आप और बीच में संस्था और सामने प्रॉब्लम। आपके माध्यम से वो संस्था उस प्रॉब्लम को सेटिस्फाइड करना चाहती है। तो मतलब आपकी जिम्मेदारी कितनी महत्व की है। हम बीच में एक एकेडमी के तौर पे जो हम आपके बीच में हम एक समस्या लेके आ रहे हैं, जो कि लोगों के बीच में बहुत सारी समस्याएं, जो कि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा आपके अनुभव से, आपके अभ्यास से। लोगों के बीच में बहुत समस्या है। उनकी शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जितने आप समस्या की लिस्ट लगाओ तो समस्या की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती है। एक के बाद दूसरी समस्या, दूसरी के बाद तीसरी समस्या निरंतर संसार में बनी है। इसलिए बुद्ध ने संसार को दुख कहा है। हाँ, पंचस्कंद क्या है? दुख है। शरीर और मन दुख है, उस स्वभाव से ही दुख है, इसलिए उसको आर्य सत्य कहा जाता है। तो अभी आपको इसकी चिंता नहीं करनी है कि समस्या नहीं है। समस्या आइडेंटिफाई आपके लिए की गई है, और आपको मिलके भी समस्या को आपको बताया जाएगा कि भाई इस प्रकार की समस्या है, और आपकी जो स्किल जो है, आपकी जो योग्यता जो है, जो आपको प्राप्त हुई है, यहाँ से कुछ हद तक, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से हमने आपको सिखाया है, लेकिन आपको ग्रूम जरूर किया है। मतलब थोड़ा कुछ कहते हैं ना, एक पुशअप किया है ना? पुशअप किया है, ग्रूमिंग किया है, कि आप ऐसा कर सकते, तरासा है ऐसा कह सकते हैं ना। तो तरासा है इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ हमने किया है। तो आपके पास में कुछ था तभी तो हमने तरासा है ना? अदरवाइज हम कहाँ से तरासते आपको, है ना? तो आप पे, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखें कि आप ऐसे ही नहीं तरासे, बल्कि आपके पास में भी कुछ तो भी था और अभी भी है। तो आपका जो पहले का अनुभव है, फिर वो आपका शिक्षा का अनुभव हो सकता है, आपका जॉब का अनुभव हो सकता है, या आपके लाइफ में जो भी आपने चढ़ उतार देखे हैं। क्योंकि सॉफ्ट स्किल जो है ना, ये कोई एकेडमी वाली स्किल नहीं है, याद रखिए। जिस स्किल को हम जानना चाहते हैं और देना चाहते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। चिंता उसको होती है कि जिसको बाकी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होता है ना? आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका जीवन ही आपके लिए सब कुछ बुक है। आप जीवन को देख लोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि माइंडफुलनेस क्या है। और लोगों को वही देखना नहीं आ पा रहा है। सबसे बड़ी जो विटंबना जो है, कि जो उसके पास में है उसी को देख नहीं पा रहा है, इसका ही दुख है। स्ट्रेस कैसे नहीं आता है, या कॉन्फ्लिक्ट या झगड़ा ऐसे ही नहीं होता है, या किसी प्रकार की फिर हार्ट अटैक हो या जो भी बीमारी हो, ऐसी नहीं होती है। लेकिन वैसा उसको बताया जाता है कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, हाँ, ये मतलब आपको दवाई खानी पड़ेगी, ऐसा है वैसा है। क्योंकि मार्केटिंग का जो एक फ्लो जो है, वो फ्लो हम पे इम्पैक्ट करता है।
जो अज्ञान से आया हुआ है या लोभ से आया हुआ है या लोगों को लाभ प्राप्त करना है, हाँ, उसके वजह से आया हुआ है और इसलिए वो समस्या में बहुत बड़ी लगने लगती है, जबकि गहराई में वो समस्या नहीं है। तो ये बुद्ध की या माइंडफुलनेस का जो अनुभव जो है, हाँ, वो आपके पास में पहले से ही है। इसलिए आप किसी भी उम्र के हैं, कितनी आपकी पढ़ाई हुई है, कितना आपको इंग्लिश आता है, कितना आपको समझ में आता है, सब बाजू में रखिए, है ना। विजडम जो है वो कोई एकेडमिक शिक्षा नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि एकेडमिक शिक्षा का हमें लाभ लेना है, जैसा बाबा साहब ने एकेडमिक शिक्षा का लाभ लिया। ठीक है, किसके लिए लिया? अपनी प्रज्ञा को विकास करने के लिए और लोगों को दुख में से बाहर लाने के लिए। तो आपके पास में जो भी एकेडमिक शिक्षा है और नहीं है, दो में से या कम है, या उस भाषा को हम नहीं जानने वाली हमारे पास में ज्ञान नहीं होगा कि हमें पूरी तरह से कोई इंग्लिश आर्टिकल है, बुक है या कुछ बातें हमें समझ में नहीं आएगी, हाँ, तो कोई समस्या नहीं है, हम आपको मदद करेंगे। और जितना कुछ भी समझ में नहीं आए तो अपने जीवन को ही समझिए, उससे बड़ी कोई विद्यापीठ नहीं है, उससे बड़ी कोई विद्वत्ता नहीं है कि जो आपके पास में बुद्ध ने हमें दी है, और उसी को ही हमें समझना है और वो क्षमता हम सब में है। और इसलिए पहला जो हमें लगता है कि आप में एक चीज़ ज़रूर है, जिसे मैं कहता हूँ, वो है आपका सेल्फ इंटरेस्ट। लिख के रखिए, दिमाग में रखिए, और आपकी योग्यता को आप आगे आते हुए कैसे आप आगे आ चुके हैं या आप उसके लिए सक्षम हो, हाँ, इसका आप एहसास करिए, क्योंकि आपका एहसास ही आने वाले कोर्स को ज़्यादा सफल कर सकता है। हाँ, अगर आपका एहसास नहीं, जैसे कि पिछली बार किसी रोहित जी ने प्रश्न किया था कि हम कैसे एक्सपीरियंस करके कैसे बताएं, और एक सामान्य प्रश्न है, जब हम उसको एक एकेडमिक तौर पे देखते हैं, तो एकेडमिक तौर पे कोई चीज़ बताना वो ऐसी होती है कि जैसे कि आप किसी की गाय है, आप चरा रहे हैं और आपको सिर्फ पैसा मिल रहा है, ना आपको दूध मिल रहा है, ना घी मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, सिर्फ आप उसको चरा के सिर्फ पैसा मिल रहा है, हाँ, आपको कुछ भी उसको खाने पीने का नहीं मिल रहा है। तो ये शिक्षा वो नहीं है। ये शिक्षा क्या है? आपका स्वयं का अनुभव है। जो गाय है वो आपकी खुद की है, लोगों की भी है, हाँ, और उसका आप हर एक का जो उसका जो चीज़ें हैं वो आप खुद के लिए भी, आपके स्वास्थ्य के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, खुद तंदुरुस्त होते हैं और तंदुरुस्ता के साथ आप लोगों को बताते हैं कि उसका अनुभव क्या है। तो इसलिए हमें हमारी जो शिक्षाएं जो है कहाँ से आती है और हमें क्या अनुभव करके क्या बताना है, हाँ, इसमें सबसे पहली जो बात है वो आपकी सेल्फ इंटरेस्ट जो है या आपकी रुचि जो है, इस हम इच्छा शक्ति कहते हैं। और हमने, अगर आपको याद होगा कि जो हमारे 5 चैतसिक धर्म है, जो सर्वत्रिक रहते हैं, उसके अंदर जो चेतना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चैतसिक है। और यहाँ पे जो चेतना जो है वो है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति कुछ अच्छे करने की या जागरूक होने की। तो ये इच्छा शक्ति ही सबसे पहली पात्रता है, पहली योग्यता है। अगर हम समझ पा रहे हैं, मैं आप में वो देख पा रहा हूँ कि आप उसके लिए क्यों योग्य है या आप हमारे साथ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो आप में जो इच्छा शक्ति जो है, जो चेतना का जो एक एहसास जो है कि वो आप में है, और वही आपके लिए पहली योग्यता है। दूसरी योग्यता जो मुझे लगती है या होनी चाहिए, जो आप में दिखाई दी या उसको आप और विकसित कर सकते हैं, वो है कि बौद्ध धर्म जो है ये वैज्ञानिक दर्शन कैसे है, इसका अभ्यास करना और उसकी स्पष्टता रखना। अभी बौद्ध धर्म वैज्ञानिक ही है,
लेकिन हमें उसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखना है कि जैसे कि आइंस्टाइन ने सापेक्षतावाद जो बताया है वो कैसे प्रतीत समुत्पाद से जुड़ा हुआ है ना। माइंडफुलनेस जो जॉन कैबेट झीन ने बताया वो सती मेडिटेशन से कैसे जुड़ा हुआ है। हाँ, जो भी हम साइकोलॉजिस्ट की जो बात आपने की है, सुनी है, या उसके बारे में जो भी हम जानने का प्रयास किए, साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी या न्यूरोसाइंस किस प्रकार से बौद्ध धर्म के किस मन की बात कर रहा है, या किस ध्यान को विकसित करने के लिए, या किस बुद्ध के किस उद्देश्य को वो पूर्ण करने के लिए वो संशोधन कर रहे हैं, इसकी जानकारी रखना, या उसके प्रति एक हमें क्या कहते हैं कि खुलापन रखना। भले आपको खुद को पता नहीं चले तो अगर कोई बता रहा है तो उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बारे में जितना हो सके। अगर कोई इंग्लिश में अगर नहीं जान पाता है तो बहुत सारे मराठी में भी इसके ऊपर काफ़ी वैज्ञानिक और बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी किताबें भी पब्लिश हुई है, लेख आते हैं। हाँ, या कुछ यूट्यूब में आप देख सकते हैं जो आपकी भाषा में हो, हिंदी में, मराठी में हो। हाँ, वो आपकी उत्सुकता होगी तब आप देखोगे। अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं मैं तो भाई बुद्धिस्ट हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मुझे पता है कि सब कुछ ऐसा है, लेकिन ऐसा मान लेने से, जान लेने से वो संपूर्ण नहीं बनेगा। बिल्कुल आप जानिए, मानिए कि हमारा धर्म वैज्ञानिक है, लेकिन सही में किसने कब क्या उसके बारे में कहा है और उसका तत्व किस बात को एम्फसाइज करते हैं, किस बात पे वो हमारे पूरे बौद्ध धर्म की शिक्षा के साथ कहाँ पे जुड़ा हुआ है, तब जाके हम जो आपके आने वाली जो जनरेशन जो है, पहली बात जो आप ही के बौद्ध है, मैं दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ही के ही परिवार से आने वाले जो लोग हैं वही बौद्ध धर्म से दूर जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर उनको उनके परिप्रेक्ष्य में अगर बौद्ध धर्म बताने में असफल रहते हैं तो वो बौद्ध धर्म की तरफ नहीं आने वाला है, क्योंकि उसके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। भले वो हिंदू नहीं बनेगा लेकिन बौद्ध भी नहीं बनेगा, इतना याद रखिए। भले वो हिंदू नहीं बनेगा लेकिन वो बौद्ध भी नहीं बनेगा, और आपके जैसा तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ये कितना बड़ा नुकसान है हमारे लिए। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उनकी जो ज़रूरत जो है, उनका जो नॉलेज जो है, उनकी जो इंक्वायरी जो है, उसको आप सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ भी बातें नहीं कर रहे। बहुत बड़ा कारण नहीं है, बहुत बड़ा कारण नहीं है, सिर्फ इतना ही कारण है, हाँ, कि उनकी जो इंक्वायरी जो है, उनका जो माइंड जो है प्रश्न पूछने का, या आप उनसे संवाद कर सकते हैं कि आपने बुद्ध की शिक्षा को क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों ध्यान करना चाहिए, या बौद्ध धर्म किस प्रकार से पूरे विश्व में अपनी जगह बना चुका है। क्योंकि आज के विद्यार्थी को, आज के लोगों को यही चाहिए, और यही बौद्ध धर्म दे रहा है, पहले भी दे चुका है। टाइम ऑफ द अशोका की अगर हम बात करते हैं, नागार्जुन संघ, वसुबंधु के समय नालंदा विश्वविद्यालय, तक्ष विश्वविद्यालय, हाँ, ये चीज़ें क्या दिखाती है? किसकी संस्कृति, किसकी सभ्यता है? तो वो सभ्यता भले वो वापस वैसे ही आए या ना आए, लेकिन हम हमारे घर में से हमारे आने वाले जनरेशन को सभ्यता जरूर दे सकते हैं। भले हमारे आसपास में तक्षशिला विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय ना हो, आप स्वयं में ही वो विश्वविद्यालय बन सकते हैं। वो तब संभव है कि जब हम बुद्ध के शिक्षा को, जो वैज्ञानिक जो दर्शन ने जो एक्सेप्ट किया है, और इसलिए अगर आपने बुद्धायनिक धर्म पढ़ा होगा तो बाबा साहब ने जितने भी आधुनिक जो वैज्ञानिक है उनके सभी के स्टेटमेंट दिए बौद्ध धर्म के बारे में। क्या लिखने की जरूरत थी उनको? लेकिन वहाँ पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि आखिरी पेज है वो। और बाबा साहब ने उसमें भारत में फिर से वापस आने की भी प्रार्थना भी की है। वो बाबा साहब की श्रद्धा भक्ति है, हाँ, उस सुखावती का सुत्त है वो। ओम मणि पद्मे हूम में लिखा हुआ है। तो पढ़ने के लिए हम पढ़ लेते, छोड़ देते, लेकिन उसका जो वजूद जो है, हाँ, कि बाबा साहब का मन कैसे रहा होगा, या बाबा साहब की भावना क्या होगी, या बाबा साहब का दर्शन भले एक शब्द में ही, अगर ओम मणि पद्मे हूम के शब्द में ही पूरा दर्शन कैसे समाया होगा, हाँ,
और क्यों वो चैंटिंग करते थे, क्या उनका फीलिंग था, क्या उनका दर्शन था। इसके तरफ हम बहुत कुछ बातें कर सकते हैं अगर उसको हम उस गहराई से अपने बच्चों को हम स्वयं को समझाते हैं और उसके ऊपर हम अभ्यास करते हैं, तभी जाके ये चीज़ें हमारे साथ में हो सकती है। और इसकी जो योग्यता जो है, मुझे लगता है कि हमारे कोर्स के माध्यम से, भले इसके पहले आप कितने जानते थे, नहीं जानते थे या कम जानते थे, लेकिन आपके इस कोर्स के माध्यम से जो जो विषय आपके बीच में रखे गए मनोविज्ञान को लेके या फिर ब्रेन को लेकर है, या फिर अलग अलग जो उसके एस्पेक्ट्स जो है, हाँ, हर बातों को आपने पढ़ा है, कुछ आप लोगों ने आर्टिकल भी लिखे हैं, आपके मीटिंग में आपने डिस्कशन भी किया है, मैंने भी कुछ बातें आपको टॉक के माध्यम से बताई है। तो कहीं ना कहीं हमारे उस वैज्ञानिक दर्शन की जो अभ्यास करने की जो परंपरा है, वो हमने यहाँ से शुरुआत की है। तो वो आपकी पात्रता है और होनी ही चाहिए, तभी जाके हम एकेडमी के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, और उसमें रुचि रख के हमें उसके बारे में थोड़ा और विस्तार करना पड़ेगा और हमें अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, तो ये हमारी दूसरी योग्यता है। तीसरी जो योग्यता, यहाँ तक बातें क्लियर हुई है। 2 मुद्दे जो मैंने बताए हैं, किसी को अगर डाउट है तो स्पष्ट कर सकते हैं। 2 बातें स्पष्ट हो गई है, ठीक है। तो हम तीसरी बात की तरफ आते हैं कि तीसरी बात, आप में योग्यता क्या होनी चाहिए, या आप में वो योग्यता आप देख सकते हैं। मुझे लगती है कि वो ये भी योग्यता आप में काफ़ी अच्छी तरह से आप में समाई हुई है। वो है कि आधुनिक युग में माइंडफुलनेस की जो विचारधारा है या माइंडफुलनेस का जो अभ्यास है, हाँ, उसका संशोधन और उसका विस्तार होने की जो परंपरा है या उसका जो स्वरूप जो है, उसका भी हम अभ्यास कर चुके हैं और उसकी भी हमने हमारे पास में पूरी जानकारी रखनी है कि माइंडफुलनेस कब और कौन लेके गया भारत से। जैसे कि जॉन कैबेट जीन, ZINN जीन। तो ये जो साइंटिस्ट या मनोवैज्ञानिक थे, यही पहले मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने माइंडफुलनेस को थिक नाथ हान जो वियतनामी मोंग थे, उनके पास में जाके वो माइंडफुलनेस टेक्निक सीखा और वहाँ से जो माइंडफुलनेस का जो उन्होंने जो परिभाषा की है, जो बौद्ध धर्म में हमें ऐतिहासिक या पारंपरिक तौर पे हमें, जिसे हम स्मृति कहते हैं या स्मृति सांप्रजन्य कहते हैं या सम्यक स्मृति कहते हैं, हाँ, इन सभी स्मृति या माइंडफुलनेस या जैसे हम विपश्यना कहते हैं, इन सभी का एक निचोड़ जो है उन्होंने अपने एक माइंडफुलनेस प्रोग्राम के अंदर, जो उनका प्रोग्राम का बहुत ही फेमस ऐसा उनका योगदान है, जो उन्होंने सबसे पहले मेंटल जो इलनेस जो था या मेंटल जो उनके पेशेंट्स थे, उस पर उन्होंने इस्तेमाल किया सबसे पहले। और वहाँ से उन्होंने माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन मतलब MBSR, इस प्रोग्राम को उन्होंने स्टार्ट किया। तो यहाँ से उसका ओपनिंग होता है और इनके बारे में हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि वो जो पर्सन जो है उसका बैकग्राउंड क्या था, 2-3 लाइन में, क्योंकि हमें ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो भी उसका रेफरेंस आप दोगे तो वो जानने वाला खुद पड़ेगा कि वो कौन है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि वो कौन है और कहाँ पे उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और उनके प्रोग्राम का नाम क्या है और माइंडफुलनेस की वो परिभाषा क्या करते हैं। 4 बातें वो बताते हैं। मैं फिर से आपके सामने बताना चाहूँगा ताकि आप खुद भी पढ़ सकते हैं। जब भी उनकी डेफिनेशन आप माइंडफुलनेस की पढ़ोगे तो 4 बातें हर जगह पे आपको पढ़ने को सुनने को मिलेगी और इसी बेस पे वो माइंडफुलनेस को आगे लेके जाते हैं। पहला जो है माइंडफुलनेस का जो पहला एस्पेक्ट है अटेंशन, मतलब फोकस करना, अटेंशन करना
जो आपका ऑब्जेक्ट है उस पे, ब्रीथ पर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट एस्पेक्ट है माइंडफुलनेस का। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो बताते हैं कि विथ पर्पस, आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप किस उद्देश्य के लिए, अभी आप एक ही उद्देश्य के लिए कि आपके पास में श्वास है, श्वास पे ध्यान लगाना ही मेरा उद्देश्य है। जैसे कि आपका अभी सुनना ही आपका उद्देश्य है, सुनकर जानना ये आपका उद्देश्य है और कुछ नहीं है। ना खाना है, ना सोना है, ना बोलना है, हाँ, ना कुछ लिखना है, हाँ। जो भी लिखना है तो इसी उद्देश्य का लिखना है, इसी के लिए ही मुझे सुनना है, इसी के लिए ही मुझे सोचना है, इसी के लिए मैं बैठा हूँ। एक ही मेरा विषय है कि जिस विषय के साथ में मैं अभी बना हूँ, तो वो आपका पर्पस है। मन भटक गया कि यार मुझे ये करना था, वो करना था, फिर से आप वापस आ जाते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य स्पष्ट है कि मुझे इस समय यही करना है, हाँ। तो वो उद्देश्य क्या है? आपको भटकने से बचाने वाला तंत्र है। भटक गए, मन का स्वभाव है, मन एक साथ में 10 बात करना चाहता है, लेकिन एक साथ में एक ही बात की जा सकती है। 10 बातें हमें एक के बाद एक करनी है। जो भी आपकी 10 बातें हैं, नहीं करनी ऐसा नहीं है, आपको 10 बातें करनी है, लेकिन एक के बाद एक, हाँ, पूरी एकाग्रता से, जागृति से। तो दूसरा पहलू जो है कि विथ पर्पस। तीसरा जो उसका एस्पेक्ट जो है माइंडफुलनेस का, वो है लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट, नाउ, लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान में स्थित रहना, वर्तमान में रहना। मन हमेशा भूतकाल भविष्य में जाता है, चला गया तो अफसोस नहीं करना है, फिर से वापस आना है कि वर्तमान में, फिर से वापस आना है वर्तमान में, फिर से वापस आना है वर्तमान में, फिर से फिर से फिर से फिर से। एक समय ऐसा आएगा तो भागेगा ही नहीं, फिर वो, उसका भटकाव अपने आप ही शांत हो जाएगा, क्योंकि मन भटकना नहीं चाहता है, लेकिन भटकने की आदत पड़ी है तो क्या करोगे? भटकने की आदत पड़ी है इसलिए भटक रहा है, लेकिन उसकी आदत अगर आप बदल दोगे कि भाई नहीं, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है, तुम्हारी जगह यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो फिर वो अपनी खुद जगह पे आ जाएगा, तो अपने आप स्ट्रेस ही नहीं रहेगा। स्ट्रेस ही उसके वजह से है। स्ट्रेस का मतलब यह है कि तनाव, एक दूसरे के विपरीत दिशा में मन को खींचना या चले जाना, वही तनाव है। और उसी तनाव में सब कुछ बीमारियां शरीर में, मन में निर्माण होती है। तो वो है तीसरा एस्पेक्ट्स कि लिविंग विद इन प्रेजेंट मोमेंट। और चौथा जो एस्पेक्ट जो है वो है नॉन जजमेंटल अप्रोच, कि जो भी घटना हमारे शरीर में या हमारे मन में या सराउंडिंग में है ना, 3 जगह पे घटना घटती है, ठीक है। आपके शरीर में कुछ वेदनाएं होती है, या सराउंडिंग में कुछ बातें आ जाती है, कोई हवा आ जाएगी, कोई व्यक्ति आ जाएगा, रिंग आ जाएगी, या कुछ आवाज़ आ जाएगी, है ना, या फिर आपके मन में कुछ चलते रहता है, घटनाएं आती रहती है। तो इन तीनों बातों का वहाँ पे आना, ये आपके हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है। तो उस आने वाली घटनाओं को किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया न देना, मतलब नॉन जजमेंट। अगर आपने प्रतिक्रिया दी, मतलब आप अजागरूक थे इसलिए प्रतिक्रिया दी, और प्रतिक्रिया से सब प्रपंच निर्माण होता है। जितना भी दुख जो है ना हमारे जीवन में या संसार में, जो भी दुख है, ये इसी प्रतिक्रिया देने वाले मन के कारण निर्माण होता है, या हो चुका है और अभी भी हो रहा है, क्षण प्रति क्षण, हाँ। लेकिन जो जागृति है, माइंडफुलनेस है, वो क्या करती है कि उस घटना को रिस्पॉन्स देती है। रिस्पॉन्स देने से क्या होता है? रिस्पॉन्स देने से 2 बातें वहाँ पे हमें लाभदायक होती है, कि जो घटना घट रही है उसकी जो शक्ति है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि आपकी शक्ति वो घटना इस्तेमाल कर लेती है। जैसे कि द्वेष, अभी किसी के कारण हमें द्वेष आ गया है,
अभी द्वेष आना स्वाभाविक है। अगर आपके शरीर में अगर कुछ दिक्कत हो रही है या कोई आपको परेशान कर रहा है, तो द्वेष नहीं आना ऐसा तो संभव नहीं है ना। द्वेष आना या इरिटेट होना स्वाभाविक है, लेकिन इरिटेट होने से अगर आप प्रतिक्रिया देते तो क्या इरिटेशन कम हो सकता है? या सामने वाला इंसान द्वेष कम कर सकता है? क्या आपका द्वेष कम हो सकता है? कुछ भी वहाँ पे संभव नहीं है उस प्रतिक्रिया के मन में। लेकिन अगर हम प्रतिसाद देते हैं, वहाँ पे उस एनर्जी को एक्सेप्ट करते कि हाँ, मुझे द्वेष आ रहा है, तो जैसे आप उसको अलाउ करते हैं, स्वीकार करते हैं, वैसे ही आपका जो जागरूक मन जो है, हाँ, वहाँ पे आपको रास्ता देता है। रास्ता कैसा देता है कि इसके साथ मुझे कैसे व्यवहार करना है। क्या मुझे गुस्सा करना है तो थोड़ा मैं कम गुस्सा करूं, ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं करना है, वो वेग कम होगा। ठीक है, आपका वेग क्या होगा, वो कम होगा। तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, उसका पूरी तरह से वेग ही खत्म कर देगा गुस्सा करने का। वहां पे आपको स्पेस मिल जाता है। अगर कभी कभी क्या होता है कि एक घटना बहुत ही अकुशल होती है, लेकिन अकुशल घटना वो आपके प्रतिक्रियात्मक मन के लिए कुशल होती है, लेकिन वो कुशल होती है आपके लिए, सकारात्मकता। जैसे कि आपको पेन हो रहा है, ध्यान में आपको पेन हो रहा है, तो अकुशल है आपके लिए, तो बुरा है ना। अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है, आप ध्यान के लिए बैठे हैं, तो आपको पैर में दर्द हो रहा है, तो वो वेदना क्या कहेगी कि ये मुझे नहीं चाहिए। आपका मन क्या कहेगा, उसको जज करेगा कि ये मुझे नहीं चाहिए। जबकि वो पेन अगर आप देखते हैं, सहन करते हैं, तो आपके ध्यान को गहराई में लेके जा सकता है। 2 मिनट का पेन, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, प्रतिसाद दे रहे हैं। क्योंकि शरीर में पेन तो रहना ही है, क्यों ना मैं 2 मिनट सहन कर लूँ। आपकी सहनशीलता को बढ़ाता है, और आपकी 2 मिनट की सहनशीलता जो है आपके ध्यान के और गहराई में जाके आपको लाभान्वित कर सकती है, और पेन कब से वो वहाँ से चला जाएगा 2 मिनट के बाद, क्योंकि वो 2 मिनट के लिए ही है या 2 सेकंड के लिए ही होता है। लेकिन प्रतिक्रिया देने से क्या होता है कि पूरा आपका ध्यान का पूरा जो एक अनुभव जो है पूरी तरह से बिखर जाता है, और हमें पता ही नहीं चलता है कि ये जो बुराई जो आई थी, हाँ, इसको मैंने कैसे डील करना चाहिए था, कि जो मुझे वो बुराई नहीं थी, मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि हमने उसको उस प्रतिसाद देके उसको हमने स्वीकार नहीं किया है। तो ऐसे मानसिक स्तर पे भी ऐसी घटनाएं हमारे मन में आती है क्षण प्रति क्षण, शारीरिक स्तर पे भी आती है, हाँ, और व्यवहारिक भार के स्तर के भी आते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर आपको खाने की इच्छा है और आपने ज़्यादा खा लिया, क्यों ज़्यादा खा लिया, क्योंकि आपका प्रतिक्रियात्मक मन वहाँ पे काम करने लगा, आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ने वो ज़्यादा खा लिया, और फिर बाद में पता चलता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो अगर वो अच्छा था तो आपको दर्द नहीं होना चाहिए ना, आपने वो अच्छे के लिए खाया ना भाई। आपका जो मन तो अच्छा था कि मुझे मेरे लिए सुख है, मेरे लिए सुख है, आपको दिखा ना, आपने मन ने कहा। अगर वो मन सच्चा होता तो आपको दुख क्यों देता? अगर प्रतिक्रियात्मक अगर मन सच्चा होता तो आपको दुख क्यों देता? वो तो घटना अच्छी है, भोजन तो अच्छा है, लेकिन वहाँ पे प्रतिक्रियात्मक मन कार्य करने से वो अच्छा भोजन भी हमारे लिए जहर बन जाता है, हाँ? और जहर भी हमारे लिए अमृत बन जाता है। इतनी ताकत नॉन जजिंग माइंड में है, हाँ? और कुशलता बन जाती है, हाँ? और जो अकुशलता भी जो है वो भी कुशलता में परिवर्तित हो जाती है। आपका द्वेष भी होगा, वो भी बदल जाएगा, आपका आलस होगा, वो भी बदल जाएगा, आपका भय चिंता होगी, वो भी बदल जाएगा, अगर हम उसको प्रतिसाद देते हैं या उसकी
ग्रहणशीलता के साथ उसको हम स्वीकार करते, तो वो चौथा और महत्वपूर्ण पहलू है जहाँ से हमारी इमोशन जो है, पॉजिटिव इमोशंस का वहाँ पे निर्माण होता है। जैसे जैसे हम प्रतिसाद देते हैं वैसे वैसे जो हमारी जो नैसर्गिक जो भावनाएं हैं, मैत्री की हो, करुणा की हो, प्रतिसाद देने की हो, सहनशीलता की हो, शील की हो, दया की हो, जितनी भी भावनाएं जो है वो प्रतिसाद देने से ही उत्पन्न होती है। अन्यथा हमारी जितनी भी अच्छी भावना है, प्रतिक्रिया से ही हम भावना करते रहते हैं। मैत्री भी हम प्रतिक्रिया से ही करते हैं। हाँ, द्वेष तो करते ही है, लेकिन दान पुण्य भी हम प्रतिक्रिया से करते हैं। हाँ, और वो प्रतिक्रिया से किया हुआ अच्छा कर्म हमें हमेशा दुख देता है और हमें लगता है यार मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ फिर भी मुझे दुख क्यों हो रहा है। हाँ, क्योंकि आप प्रतिक्रिया से कर रहे हैं, आप स्पर्धा से कर रहे हैं, आप पद प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं। आपका जो हमारा जो मन जो है वो कहीं ना कहीं उस सूक्ष्मता के जागृति की तरफ समझ नहीं पा रहा है कि मेरा ये जो कर्म जो है वो मैंने कैसे प्रतिसाद की भावना से मुझे करना है। हाँ, नहीं कि मेरे अहंकार से या नहीं कि मेरे किसी स्वार्थ से। तो मैत्री कभी भी स्वार्थ को नहीं लेके जाती है, मैत्री कभी भी द्वेष को लेके नहीं जाती है। हाँ, मैत्री हमेशा सच्चे प्यार को या जो उसकी जो सच्ची भावना जो है उसको लेके आगे जाती है। तो वो जो शुद्ध भावना जो हमारे मन में हम उत्पन्न करते हैं तो वो अधिकतर हमारी प्रतिक्रिया ही होती है। प्रतिक्रिया ये होती है कि मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं मित्र हूँ, मैंने ध्यान करना चाहिए, मैंने पुण्य करना चाहिए, मैंने शील का पालन दान करना चाहिए। ये सब सुन सुन के हमारी वो मन प्रतिक्रियात्मक ही काम करने लगता है। हमें लगता है कि हम अच्छा कुशल कर रहे हैं, लेकिन उस कुशलता के अंदर अगर प्रतिसाद नहीं है, प्रतिक्रिया है। और इसलिए अगर आप लोगों को याद होगा कि जो तीसरा जो बंधन जो है ये यही बंधन है जिसे हम यांत्रिकीकरण कहते हैं, शीलवत परामर्श कहते हैं। तो शीलवत परामर्श का ही अर्थ यह है कि हमारा जो कर्म जो है वो पूरी तरह से जागृति से हम नहीं करते, भले वो उसमें ध्यान भी आ जाता है। शील तो आ ही जाता है, लेकिन ध्यान के अभ्यास के जो भी हम कर्म करते हैं वो भी उसी के ही बंधन में आ जाता है। और अगर उस बंधन से अगर हमें मुक्त होना है तो माइंडफुलनेस का जो चौथा पहलू जो है उसको भी हमें स्वयं अनुभव करना है और लोगों को भी अनुभव करने के लिए हमें प्रेरित करना है। तो बुद्ध के ध्यान के माध्यम में भी वही है। और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो चार बातें बताई है ये बुद्ध के ओरिजिनल ध्यान के तत्व से ही ली हुई है। लेकिन जब हम माइंडफुलनेस लोगों को बताते हैं तो भले हम बुद्ध का या स्मृति का या सम्यक स्मृति का हम नाम ले सकते, लेकिन बताते समय हमने इस चार पहलुओं को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसमें ही बुद्ध की वो सभी शिक्षाएं समाविष्ट है। क्योंकि लोग इन चार पहलू से और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते, आप समझा सकते हैं कि चारों बातों को कैसे हमने माइंडफुलनेस के मेडिटेशन में या उसको कैसे हमने इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वही ध्यान जो बुद्ध के समय में बौद्ध भिक्षु करते थे या बौद्ध साधक करते थे, हम भी करते हैं, वो उसी का ही एक आधुनिक स्वरूप है। और उसको हमें आगे इसलिए लेके जाना है क्योंकि उसके पीछे जो रूट जो है वो बुद्ध की स्मृति से ही आया हुआ है। और इन वैज्ञानिक लोगों ने भी बुद्ध की उस बात को रिगार्ड किया है कि ये बुद्ध की शिक्षा है। और इस अर्थ से हमने माइंडफुलनेस को समझना है और आप लोग काफ़ी हद तक समझे हैं और इसलिए इसकी योग्यता आप में है। आप भी अपने आप में विश्वास रखें, कम है तो उसको और बढ़ाई जा सकती है, और इसको बढ़ाने के लिए हम एक दूसरे को ज़रूर मदद करेंगे। तो तीसरी योग्यता में भी आप में है। और चौथी और महत्वपूर्ण अंतिम जो योग्यता आप में आपके लिए ज़रूरी है, जो एकेडमी का विज़न है उसको जोड़ के आप या हम कैसे काम कर सकते हैं या उसकी पूर्ति जो है विभिन्न कोर्स के माध्यम से हमें करनी है। तो एकेडमी के साथ जुड़ाव करने के लिए हमने 4 प्रकार की मेंबरशिप को हमने क्रिएट किया है। 4 प्रकार की जो सभासदस्य
जो है, सदस्यता जो है, वो आपको और हमें एक प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आ सकती है, ताकि हमारे या एकेडमी के माध्यम से जो कोई भी रिसोर्सेस है या आपको सपोर्ट है, उस सपोर्ट को पूरी तरह से आप एनहांस कर सकते हैं और उसके आधार पे जो हमारा आने वाला जो भी आपके साथ में जो हम कोर्स डिज़ाइन करके जो आगे लेके जा रहे हैं, उसकी जो हमारी ये जो योग्यता के अंदर जो आपकी मेंबरशिप का होना, ये इसलिए अनिवार्य है ताकि हम एक दूसरे के सहभागी हैं, या सहभागिता के साथ हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं या हम बढ़ने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध कटिबद्ध हैं, उसकी एक हमने 4 प्रकार की मेंबरशिप को हमने रखा हुआ है, जिसके बारे में मैं संक्षिप्त में बात करना चाहूँगा और कल शायद दीप सिंह इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार में बात करेंगे। तो 4 प्रकार की मेंबरशिप ऐसी रखी है ताकि हम एकेडमी को थोड़ा हम ग्रोथ करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एकेडमी का ऐसा खुद का कुछ भी ऐसा कैपिटल नहीं है कि जिस पे हम ये कार्य कर रहे हैं, या हमारे पास ऐसी क्षमता भी नहीं है कि हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो सके, क्योंकि ये सहयोग से ही एकेडमी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। और आप लोगों का जो भी हमें फ़ीस के रूप में जो भी योगदान हमें मिला है, उसी पैसे के आधार पे हमने ये जो स्कूल का निर्माण हमने जो किया है, उसी ही आप लोगों के किए हुए दान से ही हम कार्य को आगे बढ़ा चुके हैं। ऐसा मत समझे कि ये हमने कुछ सिर्फ हमारे पॉकेट से ही या हमारे एफर्ट से ही हम कर रहे हैं। आपका जो भी योगदान हमें मिला है फीस के रूप में, उसका पूरी तरह से हमने वहाँ पे इस्तेमाल कर चुके हैं, और जो भी है उसी में ही पैसा जाने वाला है। तो आपका जो योगदान है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि पूरे एक जो विज़न इससे हम बनाए हैं कि इस कोर्स और इस ज्ञान के माध्यम से हम शिक्षा को एक एक ऊंचाई दे सके, और उस ऊंचाई को जाने के पहले हमें फाउंडेशन में काम करना पड़ेगा या ग्राउंड में काम करना पड़ेगा, तब हम बता सकते कि इसकी ऊंचाई क्या है। ऊंचाई तो आपको मुझे बैठ के ध्यान करने से पता चल सकती कि माइंडफुलनेस कितना ऊंचा है, लेकिन जब तक उसको ग्राउंड लेवल पे अगर हम काम नहीं करेंगे, जिसके पास में कुछ भी नहीं है, बैठने के लिए नहीं, खाने के लिए, सिर्फ उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा, उम्मीद के लिए भी उनको आगे बढ़ने के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं है, तो ऐसे जगह पे अगर हम थोड़ा भी काम करते हैं तो हमारा जो ऊंचाई का अनुभव है उसको हम सही में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि क्या संभव है। जैसे कि बुद्ध ने एक ऊंचा अनुभव प्राप्त किया, और ऐसे 5 व्यक्ति के साथ में बुद्ध मिले कि जिनके पास कुछ भी अनुभव नहीं था, और इसलिए तो 5 व्यक्ति बुद्ध को मिलने के लिए पहले आनाकानी करते हैं, कि बोलते कि बुद्ध का सम्मान नहीं करेंगे, बैठने के लिए नहीं देंगे, है ना, पानी नहीं पिलाएंगे, सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध पास में आते हैं तो उनका जो प्रकाश है, उनका जो एक तेजस्विता जो है, वो उनको आकर्षित करती है। तो बस यही है कि हमारे पास में बहुत बड़ी ऊंचाई है, बाबा साहब बुद्ध से हमें मिली है, लेकिन क्या वो ऊंचाई हम ऐसे लोगों के बीच में लेके जा सकते हैं क्या, कि जो बिल्कुल असक्षम है या अज्ञानी है, जिनको कुछ भी पता नहीं है कि ध्यान क्या है या फिर बाबा साहब बुद्ध क्या है, और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास में हैं। जब मैं अहमदाबाद में था, तब मैं 18 साल रहा, तो मैंने ऐसे जगह को पसंद किया था कि जिस जगह पे लोग जाना पसंद नहीं करते थे, और लोग डरते थे, और इसलिए डरते थे कि वो पूरा एरिया जो था वो दारू पीने वाला, झगड़ा करने वाला था, कि उसके एरिया के अंदर में जाके कोई बाबा साहब बुद्ध की बात नहीं कर सकता था, और बाबा साहब को मानने वाले ही लोग थे ज़्यादातर, लेकिन बाबा साहब का वो आचरण भी नहीं करते थे, बुद्ध के बारे में भी उनको पता नहीं था, दारू पीते थे, झगड़ा करते थे, रात दिन भर काम करते थे, क्योंकि सब वो मजूर लोग थे जो महाराष्ट्र से वहाँ पे वो शिफ्ट हुए थे। सिर्फ जय भीम बोलने तक उनको बाबा साहब पता था, उससे आगे उनके बीच में व्यसन था, अंधश्रद्धा थी, झगड़ा था, और आमने सामने ही सब कुछ, पीने खाने को और आमने सामने ही बुद्ध विहार था। कुछ भी वहाँ पे ऐसा सुखद नहीं था, और लोगों के लिए भी पूरे वहाँ पे जाके कोई काम करने के लिए भी तैयार नहीं था। ऐसे जगह को हमने पसंद किया, और वहाँ पे हमने 10 से 15 साल काम किया। तो वहाँ पे हमने जो लोगों को बदला,
हाँ, वो पूरे अहमदाबाद के लोग देख के भी हैरान हो गए। भले हम सब लोगों को नहीं बदल पाए, लेकिन 15 से 20 परिवार ऐसे बदल गए कि जिन्होंने दारू छोड़ दी, व्यसन छोड़ दिया, हाँ, अपने बच्चों पे शिक्षा के तरफ ध्यान दिया, अपना जीवन अच्छा बनाया, हाँ, और अच्छा बिहार में उनको अच्छी तरह से उनकी जो एक्टिविटी करने लगे। तो हमने जो वहाँ पे समय दिया, हाँ, और समय देते समय हमने इस बात का ज़रूर ध्यान रखा कि उनके लिए कौन सा उचित समय है, और हमने उनके समय के हिसाब से वहाँ पे कार्य किया। और उनका समय जो था रात का समय था, हाँ, रविवार को भी वो खाली नहीं होते थे, काम पे जाते थे। तो रात के समय 8 से लेके रात के 11 बजे तक हम उनके साथ में काम करते, और वहाँ से लेके हमारा जहाँ पे घर था 15 से 20 किलोमीटर था, वहाँ से हम 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे घर पे पहुँचते थे, और उसमें भी हमारी छोटी बेटी हमारे बीच में रहती थी। और डर भी रहता था कि रात को आना जाना, और ऐसे जगह पे जहाँ पे लोग दारू पीने वाले, झगड़ा करने वाले, हमेशा झगड़ा हमारे आसपास में होता है। तो जहाँ पे हम धम्म जीवन जीते हैं, जिस भी गांव में, शहर में या कस्बे में, तो हमारे आसपास में ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। और त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की भी शुरुआत ऐसे ही स्लम्स एरिया से हुई थी, और अभी भी उसी जगह पे हमारे जो कार्य जो है हमेशा लोगों को मदद करने के लिए आगे लोग काम करते हैं। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन जो है, ये भले हम कितने भी ऊंचे हैं, जैसे कि बाबा साहब इतने ऊंचे थे, लेकिन उन्होंने पूरे जो अस्पृश्य या जो दुखी लोग थे उनके लिए पूरी तरह से उन्होंने काम किया, तभी उनकी जो विद्वत्ता क्या थी पता चली। अन्यथा पता नहीं चलती कि विद्वत्ता शिक्षा से इतना कुछ परिवर्तन हो सकता है। किसी को भी यकीन नहीं था। हाँ, तो बाबा साहब ने को यकीन था, बाबा साहब ने करके दिखाया कि शिक्षा से सब कुछ बदला जा सकता। तो आपके सहयोग से ही ये एकेडमी के माध्यम से हम बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, यहाँ पे भी जहाँ पे हम लोग हैं। हाँ, लेकिन आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे भी बहुत ही अच्छी तरह से हम इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें 4 प्रकार की मेंबरशिप है, जो बहुत ही उसका नॉमिनल हमने अनुदान राशि कह सकते हैं कि जो हमने रखी है। सबसे बिगिनिंग जो है 3 महीने का हमने रखा है कि जो कोई विद्यार्थी होगा कि जिसके पास बिल्कुल समय कम होगा और उसके सहयोग के लिए भी उसका योगदान भी कम होगा, तो ऐसे हमने पहली जो मेंबरशिप हमने 300 रुपये की रखी है, 300 रुपीज़ 6 मंथ के लिए, और 6 मंथ के बाद में फिर से वो रिन्यू कर सकते हैं। दूसरी जो मेंबरशिप हमने डिसाइड की है वो है 1 साल के लिए, 1 ईयर। तो 1 ईयर का भी जो मेंबरशिप हमने रखा है जिससे हमें थोड़ा अनुदान प्राप्त हो सके, वो है 500 रुपीज़। ये भी नॉमिनल फ़ीस है कि जो हर एक इंसान, आप या आप में से जो भी बाकी भी जो लोग जो जुड़ना चाहते हैं, वो आराम से इस मेंबरशिप को देकर या एकेडमी को सपोर्ट करके ये मेंबरशिप ली जा सकती है। और तीसरी जो मेंबरशिप जो है 5 ईयर के लिए 5000 रखी है, जो थोड़ा और अपने मेंबरशिप के साथ आगे बढ़ना चाहता है। और फिर और एक मेंबरशिप रखी है 10 ईयर्स के लिए, जो 10,000 के आसपास मेंबरशिप रखी है। तो ये दोनों जो मेंबरशिप जो है, ये मेंबरशिप का कुछ बेनिफिट्स भी हम उस मेंबर्स को देना चाहते हैं कि जो भी कोर्सेस होंगे इस एकेडमी के थ्रू, जो मेंबरशिप जिसके पास में है, तो उनको कुछ डिस्काउंट के तौर पे हम आप लोगों को या जो भी मेंबर्स बनेंगे उसके लिए लाभ मिलेगा, ताकि आपकी फ़ीस, अगर जो भी फ़ीस होगी उसमें 20% 30% का कुछ आपको राहत मिल सकती है, ताकि उस मेंबरशिप से आपको कुछ लाभ मिले या औरों को भी हम लाभ दे सकें, ताकि वो कोर्स के अंदर इन्वॉल्व हो सके। और जो 10,000 की जो फ़ीस जो रखी है, उसमें एक और एडवांटेज है कि जो एकेडमी की जो एनुअल मीटिंग्स है, या ऐसा कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें आप लोगों का सहयोग आप देना चाहते हैं या काफ़ी लंबे समय तक आप जुड़े रहना चाहते हैं, आप में से और कोई भी, तो वो मेंबरशिप लेके भी आप हमारे साथ में डायरेक्ट जो भी हमारी मीटिंग्स होती है, आपके कुछ सजेशन है, आप लोगों का कुछ सहयोग है, डायरेक्ट आप हमारे एकेडमी मेंबर या मीटिंग के साथ में जुड़ के भी आप हमें दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका मेंबरशिप का लेना होना एक हमारा एक इनिशियल कह सकते हैं कि हमारा कमिटमेंट है, या एक हमारी योग्यता है कि जिस योग्यता को हम
पहले की जो 3 योग्यता पूरी तरह से आपकी खुद की आपके साथ में जुड़ी हुई है, जो आपके स्वयं की क्षमता और आपका स्वयं का ज्ञान, स्वयं का अनुभव है। और जो एकेडमी का जो सपोर्ट हम लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, हाँ, उसके लिए जो हमारा एक कनेक्शन जो है, हाँ, उस कनेक्शन को हम इस मेंबरशिप के माध्यम से स्थापित करते हुए आपकी जो पूरी कोर्स को आगे बढ़ाने की जो भी जिम्मेदारी है, हाँ, आपकी जितनी रहेगी उतनी ही जिम्मेदारी के साथ आपके साथ हम लोग एकेडमी के जो भी मेंबर्स का आपको सपोर्ट है, फिर टेक्निकल सपोर्ट हो, एडमिन सपोर्ट हो, या जो भी सपोर्ट आपको हम दे सकते हैं और आप ले सकते हैं, और पूरी तरह से हम एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। जैसे कि अभी हम रिस्पॉन्सिबल है सीखने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, वैसे ही हम और आप मिलके हम लोगों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कि आपके माध्यम से जो भी कोर्सेस हम चलाएंगे अलग अलग विषयों पे, अलग अलग लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि इससे हमें बहुत कुछ स्वयं को भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि स्वयं का अनुभव ही आपको शेयर करना है, और शेयर करते करते आपको फिर से लर्न करना है कि मेरी जो जागृति है या मेरे ध्यान का जो अनुभव है वो कितना गहरा होते जा रहा है, हाँ? और वो गहराई हमें फिर से हमें और लोगों को मदद करने के लिए एनर्जी देगी या हमें प्रेरित करेगी, और ये सिलसिला चलते ही रहेगा जब तक हम स्वयं और हमारे साथ में जो हमारी जो टीम है या जो हमारे साथ में लाभान्वित हो रहे हैं, हमारे साथ में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। तो यही संघ है, यही यूनिटी है। अगर हम संघ की या संगठन की अगर हम बात करते हैं, तो संगठन इसी तरीके से चलता है कि कोई शुरुआत करता है, उसके साथ में कुछ लोग मिलते हैं और धीरे धीरे दूसरे लोग भी मिलते रहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य और हमारी जो आचरण करने की जो अनुभूति है एक समान है। उद्देश्य एक है कि हमें एक ही दिशा की तरफ जाना है, जो हमें बुद्ध का मार्ग है या ज्ञान को प्राप्त करना है। और मिलके इसलिए हमें साथ में चलना है क्योंकि एक दूसरे के अनुभव से ही हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। हाँ, मेरे अनुभव से आप मदद ले सकते हैं, मैं और किसी के अनुभव से मदद ले सकता हूँ, आप और किसी को मदद कर सकते हैं। और ये मदद का जो सिलसिला है यही संघ को स्थापित करने के लिए हमें मदद करता है। बुद्ध के समय हो और भंते ने भी इसी उद्देश्य से इस संघ को बनाया है। तो इसी संघ की जो प्रेरणा है, इस एकेडमी के माध्यम से भी हम जो ऐसा समुदाय है या ऐसे लोग हैं कि वो डायरेक्ट संघ से जुड़ नहीं सकते हैं, जो जुड़ सकते हैं उनके लिए तो पूरा संघ का लाभ उनको मिलना ही है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या इवन हमारे ही घर के भीतर के जो हमारे बच्चे हैं जो संघ की तरफ नहीं जुड़ पा रहे हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार हैं, जबकि वो बुद्धिस्ट है या जबकि वो बाबा साहब को मानने वाले हैं, ऐसे लोग भी जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमारा ये जो एकेडमी का एक अप्रोच जो है कि जो एक सेकुलर है, कि धार्मिक होने के साथ में वो खुला है, क्योंकि हमारे पास में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ें बता के या उसको हम उस ध्यान के तरफ, उस माइंडफुलनेस अनुभूति की तरफ उसको हम आकर्षित कर सकते हैं, उनकी ज़रूरत को समझते हुए या उनकी आवश्यकता को समझते हुए आपके माध्यम से और एकेडमी के पूरे सपोर्ट के माध्यम से हम वो चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है कि जो बातें कल के विषय को जोड़ते हुए ही आज का विषय जो हम 4 बातों को मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि पहली बात है कि हमारी इच्छा शक्ति है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंट है कि ये चीज़ हम करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो बौद्ध धर्म का जो वैज्ञानिक दर्शन है उसका हम अभ्यास और स्पष्टता करते जा रहे हैं। तीसरी चीज़ है कि आधुनिक युग में जो माइंडफुलनेस है इसके माइंडफुलनेस टेक्निक्स को समझना और समझाना, ये हमारा तीसरा इम्पोर्टेंट पहलू है। और चौथा जो है एकेडमिक के उद्देश्य के साथ मेंबरशिप को प्राप्त करना, ताकि हम एक दूसरे के सहयोग से इस मिशन को, विज़न को आगे लेके जा सके। तो ये 4 चीज़ें हैं कि जो मैंने थोड़े विस्तार से इसलिए बताई ताकि आपको एक
भीतर से आपका एक कॉन्फिडेंस या करने का एक जुनून जो है, आपकी जो कुछ शंका है, संभ्रम है या कुछ अस्पष्टता है, वो दूर हो सके, इसलिए मैंने थोड़ा उसको और विस्तारित स्वरूप में बताया, ताकि जो कुछ भी हमने अभी तक किया है, सीखा है, बोला है, लिखा है, और कुछ सराव भी किए हैं आप लोगों ने अलग अलग आपके ध्यान के माध्यम से, और मैंने भी जो सिखाया है या ध्यान करवाया है, इस सभी का एक प्रकार का ये निचोड़ है कि आपकी जो योग्यताएं है, मैं देख पा रहा हूँ जो आप में है, और आप भी खुद देख पा रहे हैं कि वो मुझ में है। जैसे कि फिर से मैं उसी उदाहरण पे आता हूँ कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो सामने वाले आपकी योग्यता को पढ़ लेते हैं कागज़ में कि आप में योग्यता है, जो उनको चाहिए, है ना। फिर पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से धीरे धीरे वो जानते हैं कि आपकी योग्यता बिल्कुल वही है कि जो जिस प्रकार से वो आपके कार्य को, अपने समस्या को समाधान करने के लिए वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि समाज में या उनके इंस्टीट्यूशन में एक लाभ मिल सके सभी को, उनके इंस्टीट्यूशन को या पूरे समाज को। और हमारा जो एकेडमी है ये नॉन प्रॉफिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, और पूरी तरह से माइंडफुलनेस या बुद्ध के सिद्धांत को आधार रखते हुए शिक्षा में हमने कैसे, शिक्षा क्षेत्र में हमने कैसे इस टेक्निक को इन्वॉल्व करना है, और उस इन्वॉल्वमेंट के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करते रहने पड़ेंगे स्वयं के अनुभव से, और जहाँ जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, जिन जिन लोगों तक ये चीज़ हम लेके जा सकते हैं, उससे एक जो हमें फीडबैक मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, अवेयरनेस मिलेगा, तो हमें काम करने में बहुत, इसमें हमें सहजता होगी, और इससे हमें बहुत सारे लोगों को हम शिक्षा में भी इसका लाभ करवा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ किसी को प्रश्न है इस चारों बातों को लेके, आप ज़रूर प्रश्न पूछ के आपकी बात को आप स्पष्ट कर सकते हैं। सर मेंबरशिप रिपीट कर दीजिए क्विकली। मेंबरशिप 3 महीने के लिए जो है बहुत ही इनिशियल है, 300 है, 1 साल के लिए 500 है, 5 इयर्स के लिए 5000 है, और 10 इयर्स के लिए 10,000। सर मेरा एक सुझाव था, हाँ जी बोलिए। 1 साल के लिए 1000 कर दें तो नहीं ठीक है? हाँ हाँ कर सकते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा स्टूडेंट का ख्याल रख के कर सकते, 1000 कर सकते, 1 ईयर के 1 साल के लिए 1000। हाँ और तो ठीक है। हाँ, और 6 महीने के लिए फिर 500 कर सकते हैं। हाँ ऐसे कर सकते हैं सर। हाँ 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 जी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो इसमें से चारों चीज़ें आप में हैं, अगर इसमें कुछ अस्पष्टता है उसको आप कह सकते हैं, ताकि हम कल से हम अपनी कोर्स को जिन जिन लोगों का डिज़ाइन हुआ है, उन लोगों के कोर्स से हम धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं, और बाकी लोगों का जो भी पेंडिंग है, तो पेंडिंग वर्क को आप आपके पास में और 1 हफ्ता है, कल का दिन होने के बाद में, तो तब तक आप पूरा तैयार रखिए, ताकि नेक्स्ट वीक में हम पूरी तरह से डेट, टाइम सब डिसाइड होने वाला है। सर ये एकेडमी क्या ये मैक्सिमम